आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार आज तेज उतार चढ़ाव के साथ ट्रेड कर रहा है। आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है, लेकिन वॉलेटिलिटी काफी हाई है, स्पेशली निफ्टी में। फिलहाल के लेवल्स एक बार आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। निफ्टी इस वक्त 17,564 पर कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अब 1% की कमजोरी, दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है। अब 150 अंकों की गिरावट से बढ़कर जो कमजोरी है वो 200 अंकों तक पहुंच चुकी है। बैंक निफ्टी हालांकि उतना कमजोर नहीं है, आज के सेशन में लाल निशान में जरूर कारोबार कर रहा है और मिड कैप्स आज एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो एक बार सबसे पहले संकेतों को देख लेते हैं, क्या संकेत बन रहे हैं, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे एशियन मार्केट्स के साथ। सभी एशियाई बाजार आज टूटे हुए हैं। निक्केई 1.5% नीचे है, शंघाई में ½% की कमजोरी है, हैंगसेंग तो 0.25% नीचे है, कॉस्पी 2.25% नीचे है। तो ये रुझान है सिर्फ एक स्ट्रेट टाइम से जो हरे निशान में ट्रेड करा, लेकिन वो भी बिल्कुल फ्लैट है। तो चाइना का जो इनफैक्ट फैक्ट्री एक्टिविटी का डेटा आया, उसके कारण हम एशियन मार्केट्स में एक प्रेशर बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है अमेरिका के फ्यूचर्स। इस समय अगर अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो 1/4% नीचे डाउ फ्यूचर कारोबार कर रहा है 124 अंकों की कमजोरी के साथ, और नेस्डेक का फ्यूचर 1% नीचे 128 अंक, परसेंटेज टर्म्स में 1%। तो नेस्डेक फ्यूचर में ज्यादा कमजोरी दिख रही है। शायद यही कारण हो सकता है कि हम आईटी स्टॉक्स में ज्यादा प्रेशर दिख रहे हैं, क्योंकि यूएस में भी आईटी कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट करके नेस्डेक रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। ग्रोथ कंसर्न्स के बीच में आईटी में हमने लगातार प्रेशर आते हुए देखा भी। तो अब तक की बड़ी बातें क्या है वो आपको बता देते हैं। बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा है आज के सेशन में, और अभी का अगर आप हाल देखेंगे तो निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि अभी ये 17,550 के नजदीक आ चुका है। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी जब अब से इनफैक्ट 15-20 मिनट पहले भी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा था, सिर्फ 50-60 अंकों की कमजोरी हम देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर दबाव थोड़ा सा बढ़ रहा है बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आ चुका है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स की भी जो स्ट्रेंथ थी दिन भर की, वो थोड़ी हल्की जरूर पड़ी है, लेकिन अभी भी मिड कैप इंडेक्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है आज के सेशन में। तो ये है फिलहाल मिड कैप्स का हाल। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा कमजोरी आपको दिखेगी आईटी में, मेटल, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये पॉकेट्स कमजोर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वीकनेस तो आईटी में दिख रही है। इंडेक्स ऑलमोस्ट 2% नीचे है, बाकी इंडेक्स भी 1 से 1.5% की कमजोरी दिखा रहे हैं। थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखेगी ऑटो में, टेलीकॉम स्टॉक्स में, और रियल्टी स्टॉक्स ये हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। रियल्टी में इनफैक्ट अच्छा मूव था, अब मार्केट के साथ साथ नीचे ना आया हो वो एक अलग बात है। बाकी मिड कैप्स में छोटे सरकारी बैंक, ऑटो एंसिलरी स्टॉक, सिलेक्टिव फार्मा, फर्टिलाइजर, ये कुछ चुनिंदा पॉकेट्स है जहां पर खरीदारी हम आज के सेशन में देख रहे हैं। हमारे साथ प्रकाश गाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर ही राय दीजिए। मंगलवार की बड़ी तेजी के बाद आज बाजार थोड़े हल्के में है, संकेत विदेशी बाजारों से अच्छे नहीं है, जिसके कारण ही प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। अब इंपॉर्टेंट ये है निफ्टी पर लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे रिमेनिंग सेशन के लिए? कोई ट्रेड लेना चाहिए इंडेक्स पर या छोड़ दें? छोड़ देना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। 17,500 एक अहम लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है तो ठीक है, वहां पर नहीं मिलता है तो गिरावट देखेंगे। लेकिन अब ट्रेड कर रहा है 17,567, तो थोड़ा सपोर्ट के इर्द गिर्द आ जाए तो वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप बिलो 50 पॉइंट का स्टॉप लगाकर, बस 17,500 के आसपास। फिर एक शायद एक अपो मिल सकता है, रिएक्टिव अपो, क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। वरना एक्चुअली जो ट्रेडिंग बनाई, जैसे कि मैंने शुरू बताया था कि आज इनसाइड डे लगता है मुझे, और इनसाइड डे में ट्रेडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन बहुत ही बड़ा बार बना था। इनसाइड डे में ट्रेडिंग डिफिकल्ट होगी। सेम केस बैंक निफ्टी का भी हाल वही है। बैंक निफ्टी में 39,000 के आसपास थोड़ा सपोर्ट है, अगर वहां संभल जाता है तो ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा नोवेसिस के लिए। ठीक है, तो इंडेक्स को छोड़ देते हैं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा बड़ा है। हालांकि निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास ही है, तो यहां से शायद एक वापस से रिकवरी बने, इसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, कंसीडरिंग के वीकली एक ऑप्शंस की एक्सपायरी का दिन है। लेकिन बैंक निफ्टी अब आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी अब 200 अंक नीचे आ चुका है। चलिए स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। गाबा साहब, इंडेक्स को चलिए अवॉइड ही करते हैं जब यहाँ पर प्रेशर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में काफी आइडियाज हैं, क्योंकि कुछ ट्रेड्स आपने निकाले हैं। मुझे दीपक नाइट्रेट अच्छा लगता है, मेन लाइन स्टॉक नहीं है, मेन लाइन स्टॉक है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 2,000 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो अपसाइड पॉसिबल 2100 का एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है दीपक नाइट्रेट में। दूसरा स्टॉक नजर आता है शायद एसबीआई कार्ड, यहाँ पर भी एक तेजी बन सकती है। 920 का कोई स्टॉप लगाकर चले, अब 940 पर भी ट्रेड कर रहा है, फिर करीब 980 का एक टारगेट नजर आ सकता है एसबीआई कार्ड।
ठीक है, तो ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, दीपक नाइट्रेट, एसबीआई कार्ड, जहां पर खरीदारी आप कर सकते हैं। फटाफट से मिड कैप्स का हाल आपको दिखा देते हैं। फार्मा स्टॉक्स में तेजी आज के सेशन में, सिलेक्टिव फार्मा में इनफैक्ट, जहां पर ब्लिस जीवीएस फार्मा, आरपीजी लाइफ साइंसेस, किम्स, ग्लैंड फार्मा ये मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो फार्मा में इंडेक्स हालांकि आपको लाल निशान में दिखाई देगा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कई स्टॉक्स हैं मिड कैप्स के जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। ये आपकी स्क्रीन पर है जहां पर मोमेंटम है, 5% तक की तेजी इन स्टॉक में देखने को मिल रही है। ऑटो तो चल ही रहे हैं, ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी भी तेज है। अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर्स, गैब्रियल, राणे होल्डिंग, शाफलर इंडिया, बहुत सारे शेयर्स हैं ऑटो एंसिलरी में जो तेजी में हैं, जहां पर लगातार हमने खरीदारी होते हुए देखी है। रियल्टी में क्या ऊपर है आज? प्रेस्टीज, आईबी रियल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबेरॉय रियल्टी, यहां पर 3% तक का मूव आज के सत्र में है। 2-3 पॉकेट्स दिखाते हैं जो प्रेशर में है। एफएमसीजी में दबाव है, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, पतंजलि, नेस्ले, यहाँ 2.5% तक की कमजोरी है। आईटी में तो इनफैक्ट सीवियर डाउनसाइड है। आप अगर बाकी सेगमेंट से कंपेयर करें, सबसे ज्यादा कमजोर आज आईटी है, इसीलिए से सीवियर कहा जा रहा है बतौर बाकी सेक्टर से कंपैरिजन करते हुए। पर्सिस्टेंट सिस्टम 3% नीचे, एलएनटी टेक 2% नीचे, माइंट्री, एलएनटी इन्फोटेक में भी 2% तक की कमजोरी दिखेगी। कुछ सिलेक्टिव आइडियाज दिखाए आपको मिड कैप्स में जो तेजी दिखा रहे हैं आज, उसमें नेल्को जो लगातार चौथा दिन है सर्किट का, पहले 2 दिन 10% का सर्किट, बाकी 2 दिन 5% का सर्किट लिमिट चेंज हुई है। एसआरएफ 4% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3.5% ऊपर और एबी में 2.5-3% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स गिरने वाले मिड कैप्स में, उसमें जील, बायोकॉन, नौकरी और एनएचपीसी हैं। इस बीच एमएनएम के सेल्स नंबर्स आए हैं और अगस्त में जो कुल बिक्री रही है वो 49,000 यूनिट्स रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक 1312 पर कर रहा है ट्रेड। इनफैक्ट इतने हमारे साथ मौजूद भी हैं अब तक के जो सेल्स नंबर्स आए हैं उनको बताने के लिए कि नंबर्स के एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन एमएनएम के नंबर्स जस्ट अभी आए हैं। 1312 पर स्टॉक कारोबार करते हुए जो टोटल यूनिट्स हैं, जो कुल बिक्री है वो 49,000 यूनिट्स कंपनी ने बेची है। यतिन, इनफैक्ट अब तक के जो नंबर्स आए हैं सेल्स के, क्या ट्रेंड दिखा है? क्योंकि अब तक अगर हम पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखें तो पैसेंजर व्हीकल में डिमांड कंफर्टेबल और अच्छी है। हमने कमर्शियल सेगमेंट में भी अच्छे सेल्स होती हुई देखी है। कहीं लैग था तो वो 2 व्हीलर्स थे या ट्रैक्टर्स की बिक्री थोड़ी सी कम हुई थी। इस बार के नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो देखिए, अभी तक के जो नंबर्स आए हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं। इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स जो अपनी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहे हैं, लगभग 59,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री, अनुमान था कि लगभग 56,000 यूनिट्स वो बेचेंगे। तो अनुमान से यहाँ भी थोड़ा बेहतर करता हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको दिखाई दिया है। ऑब्वियसली इसका श्रेय जाता है नई लॉन्चेस को, खास करके एक्सयूवी 700 जो नई बाजार में उन्होंने उतारी है, एक्सयूवी जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आने वाली हैं, स्कॉर्पियो की बुकिंग अच्छी चल रही है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा के पोर्टफोलियो में आता हुआ दिखाई देगा। ट्रैक्टर सेगमेंट में भी लगभग 20,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, वहाँ 21,500 यूनिट्स के आसपास आए हैं। तो अगर हम देखें ब्रॉडली महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स, तो अनुमान से थोड़े बेहतर आपको आता हुआ दिखाई दिए, क्योंकि जहां तक कि ट्रैक्टर सेगमेंट का ग्रोथ का सवाल था, दोनों ही एस्कॉर्ट्स और आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्सपेक्टेशन ये था कि नंबर्स घट के आएंगे, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन होते हुए आएंगे, लेकिन यहाँ आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट शुरू करते हैं बजाज ऑटो के साथ, जिसके नंबर सबसे पहले आज आए थे, जहां अगस्त की बिक्री कुल 4 लाख यूनिट्स के थोड़ा ऊपर आई थी। 8% की ग्रोथ यहाँ थी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3% साल दर साल बिक्री कम होगी, लेकिन क्योंकि नाइजीरिया के मार्केट्स इंपैक्टेड हैं, थोड़ा बहुत आपको एक्सपोर्ट सेल्स में फर्क गिरता हुआ दिखाई दिया, जो 28% साल दर साल बेसिस पे नीचे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट बहुत तगड़ा आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है बजाज ऑटो के लिए। एस्कॉर्ट्स की भी अगर हम बात करें तो कुल मिला के सेल्स अगस्त की 7% से बढ़ के आई हैं और लगभग 6,111 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं, जो अनुमान था लगभग 5-5,500 यूनिट्स के आसपास। तो यहाँ भी आपको अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। और अशोक लेलैंड की बात करें तो यहाँ भी लगभग आपको बढ़िया 51% की ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे आती हुई दिखाई दी है। 14,121 यूनिट्स अशोक लेलैंड ने भी बेचे हैं। तो अभी तक के जो भी 3-4 नंबर्स आए हैं दीपाली, वो एस्टिमेट से बेटर ही आए हैं, और अगर आप ऑटो पैक आज देखें तो आउट परफॉर्म ही कर रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड जैसी कंपनी ने फिर से एक बार इस महीने भी कमाल करके दिखाया है। बिल्कुल। तो ट्रैक्टर सेल्स हो या ओवरऑल सेल्स हो, एमएनएम की एक्सपेक्टेशन से बेटर रही हैं, जैसे यतिन ने बताया भी, और बाकी कंपनियों के जो सेल्स के आंकड़े हैं, फिर चाहे अशोक लेलैंड हो, एस्कॉर्ट्स हो, परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और ऑटो स्टॉक्स में तो इनफैक्ट एक अच्छा मूव हमने देखा भी है। काफी सारे शेयर्स हैं जो ऑल टाइम हाइस पर हैं। एस्कॉर्ट्स की बात हो, एमएनएम की बात हो, उन सब ने अपने हाइस टच किए हैं। गाबा साहब, अशोक लीलैंड या एस्कॉर्ट्स पे तो इनफैक्ट इसी शो में हमने पिछले हफ्ते काफी चर्चा की थी। क्या व्यू है विन लेवल से अशोक लीलैंड और एस्कॉर्ट्स
दोनों पर? एस्कॉर्ट तो अच्छा ही लगता है मुझे, अप मूव ऑन है, कह सकते हैं कि 2000 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब ट्रेड कर रहा है 2015, हायर जोन करीब 2100 के नजर आते हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी 1900, फिर 2000, अब 2000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और रही बात अशोक लेलैंड का चार्ट, ये चार्ट मैंने आज रेकमेंड किया था, उसका टारगेट 160 का था, पिछले हफ्ते मैंने कहा था, वो आज टारगेट अचीव हो चुका। अब भी ट्रेंड इंटैक्ट है, 155 का स्टॉप लगाना चाहिए और कंटिन्यू होल्डिंग लॉन्ग, क्योंकि अब भी इसका चार्ट मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा ही लगता है। थोड़ा साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन यस, अशोक लेलैंड अब भी बाय है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये अशोक लेलैंड पर राय है, जहां पर अभी भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें, मोबाइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आईटी मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है, जिससे अब ग्राहकों का जो निजी डेटा है वो बिना उनकी सहमति से स्टोर या प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए असीम, क्या डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जो आपका मोबाइल डिवाइस है और उसके अंदर का डेटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित जो रहे। तो इसके लिए जो आईटी मंत्रालय है उसने मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस का एक ड्राफ्ट जो जारी किया है और सभी पक्षों की इसके ऊपर राय जो मांगी गई है। पूरे सब स्टेक होल्डर, चाहे वो मोबाइल डिवाइस बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो ऐप डेवलपर हो, या फिर वो चाहे सिम कार्ड प्रोवाइडर हो, सभी के लिए गाइडलाइंस इस ड्राफ्ट के अंदर जो है वो रखी गई हैं। इन गाइडलाइंस को उनको पालन जो है वो करना पड़ेगा। खासतौर पर की जो कंपनियां हैं वो उपभोक्ता का निजी डाटा स्टोर और प्रोसेस जो नहीं कर पाएंगी, ना ही जो उपभोक्ता के पासवर्ड्स हैं, उनका जन्म तिथि है या फिर उनके आधार नंबर है, उसको अपने यहाँ पर स्टोर जो नहीं कर पाएंगी। अक्सर देखा गया है कि जो मोबाइल हैंडसेट कंपनियां हैं उनके सर्वर जो है वो चीन के अंदर है और वो वहां पर अपना डाटा जो है स्टोर करती हैं। तो ये नई गाइडलाइन जो है इसको डाटा को जो आपको सुरक्षित रखने में मदद जो है वो करेंगी। साथ ही साथ ये गाइडलाइन जो है नई डाटा प्रोटेक्शन बिल का हिस्सा जो है होंगी। तो सभी स्टेक होल्डर को इसका पालन जो है वो करना पड़ेगा। सरकार ने सभी स्टेक होल्डर की 21 सितंबर तक इसके ऊपर राय जो है मांगी है। 21 सितंबर के बाद सरकार इसको लेकर के गाइडलाइन जो है वो जारी करेगी। शुक्रिया असीम, ये डिटेल बताने के लिए। तो अब मोबाइल डेटा जो है वो पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा, इसको लेकर ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। लेकिन चलिए कुछ एक स्टॉक्स पे राय कर लेते हैं। और आज हमने देखा था सिलेक्टिव फार्मा में भी खरीदारी थी। एक स्टॉक पर बातचीत करते हैं जो कि रिसेंट लिस्टिंग भी है, वो है किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। स्टॉक आज 5.5% ऊपर है, 1268 पर इनफैक्ट फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी आज के सेशन में बनी हुई है। कुछ और स्टॉक्स दिखाएं तो अभी दीपक नाइट्राइट की गावा साहब ने बात की थी, एक स्टॉक आप देखिए एसआरएफ का, ये भी मजबूती दिखा रहा है, यहाँ भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। गाबा साहब एक बार इनफैक्ट एसआरएफ पर राय भी दीजिए, क्योंकि स्टॉक डे हाई पर कारोबार कर रहा है। किम्स का जो हमने जिक्र किया वहां भी पिछले कुछ मिनटों में एक तेजी बनती हुई दिखी है। क्या सजेशंस हैं दोनों शेयर्स पर? एसआरएफ बाय मोड अब तक ऑन है, 2700 नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट हो सकते हैं, इसलिए एसआरएफ को देखकर मैंने दीपक नाइट्राइट दिया था, क्योंकि दीपक नाइट्राइट दोनों ही तो साथ ही चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 2550 या 2600 का स्टॉप लगा चले एसआरएफ में, तो अब भी ऑन है। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अपसाइड ऑन है। ओके, तो ये तो राय हुई एसआरएफ पर, लेकिन किम्स का भी हमने जिक्र किया था। किम्स की मैनेजमेंट भी हमारे साथ इनफैक्ट अब से थोड़ी देर बाद न्यूयॉर्क कंपनी में मौजूद रहेगी। कंपनी के सीएफओ विकास महेश्वरी होंगे, तो उनसे समझेंगे क्या आउटलुक है आगे की ग्रोथ का। और स्टॉक तो इनफैक्ट रिएक्शन दिखा ही रहा है, मोमेंटम में है, तेजी में है 5.5% के अपमूव के साथ। तो 1:30 बजे आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क कंपनी, जिसमें विकास महेश्वरी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कुछ और शेयर्स देखें आज के सेशन में, तो पीएसयू स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, यहाँ पर भी काफी अच्छी खरीदारी रही है। HAL, BEL, माजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स मोमेंटम में हैं। इन स्टॉक्स पर आगे चर्चा करेंगे, पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। और ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर के बारे में। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहे कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर्स। इसीलिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि अगस्त में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े कैसे रहे हैं। मेरे सहयोगी मौजूद रहेंगे डिटेल्स के साथ। चलो वापस आते हैं।
आजादी का अमृत मंथन, इंडिया एट 75, आजादी के शानदार 75 साल। और आज हम देखेंगे भारतीय बैंकिंग का हाल। जी हाँ, इन 75 सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की, वो कहां से कहां पहुंचा, ये पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए अगर याद करें सन 1947 को, यानी हमारी आज़ादी के साल को, तो वहां पर कितने बैंक्स हमारे पास थे, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम उस समय चलता था, उससे हमें समझ आएगा। 1947 में 97 शेड्यूल बैंक्स भारत में मौजूद थे। उसी तरह नॉन शेड्यूल बैंक्स की संख्या पर नजर डालें तो वो थी 557। इसके अलावा देश में कई कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे जिनकी संख्या आज़ादी के वक्त थी 395, यानी 395। यानी ये आज से 75 साल पहले हमारी बैंकिंग की तस्वीर है। आइए अब देखते हैं कि आज यानी सन 2022 में हमारा बैंकिंग सिस्टम कहां पहुंचा है, कितनी तरक्की की है इसने और ये कितना विशाल हो गया है। आज सरकारी बैंकों की संख्या है 12 और प्राइवेट बैंक है हमारे पास 22। याद रखना होगा कि इस बीच बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, फिर एक बार प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ और ये नंबर हमारे सामने है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो है 11 और पेमेंट बैंक जो कि एक नया फिनोमेना है वो है 4। रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या है 43 यानी 43 और विदेशी बैंकों की संख्या है 46। तो ये है अभी के बैंकिंग का हाल। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है, 98,537 ये संख्या पहुंच गई है देश में कोऑपरेटिव बैंक्स की। लेकिन ये पूरी बैंकिंग प्रणाली इतने बैंकों के साथ आज पूरे देश में सभी नागरिकों को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने की एक भरकस कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब कुछ और अपडेट्स आपको बताते हैं और बात करेंगे जीएसटी कलेक्शन की। दरअसल इकोनॉमी मजबूती का आज एक और सबूत सामने आया है। अगस्त में जीएसटी 1,43,000 करोड़ के पार जमा हुआ है और इसी पर और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी मौजूद है। तो आलोक बताइए, जो अगस्त में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा रहा है वो कैसा रहा है और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जो आंकड़ा है काफ़ी उत्साहजनक है और 1,43,612 करोड़ रुपए अगस्त में वसूली हुई है जीएसटी की। और इसे देखें तो ये पिछले साल के मुकाबले 23% ज़्यादा है और पिछले 6 महीने से लगातार ऐसा हो रहा है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आ रहा है। तो ये सरकार के लिए काफ़ी राहत की बात है। अगर हम बात करें तो पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन जो था वो 1,49,000 करोड़ के आसपास रहा था, जो उसके मुकाबले थोड़ी कमी आई है। और अप्रैल महीने में देखें तो जो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था वो 1,67,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ था। तो ये कुल मिलाकर जीएसटी के मोर्चे पर सरकार के लिए राहत की खबर है, क्योंकि लगातार 6 महीने से 1,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जीएसटी वसूली हो रही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है, जैसे आलोक ने बताया कि 1,40,000 करोड़ के ऊपर जो ये आंकड़ा है इसे वो अगस्त में ही नहीं रहा है बल्कि 6 महीने से इसके ऊपर बना रहा है। तो ये एक खास बात है। लेकिन एक और खबर है, उस पर भी आलोक से बातचीत करेंगे। दरअसल आज से आपकी जेब पर कहीं बोझ बढ़ने वाला है तो कहीं राहत मिलने वाली है। एलपीजी सिलेंडर और इंश्योरेंस प्रीमियम में जहां राहत मिलने वाली है तो वहीं टोल टैक्स और प्रॉपर्टी महंगी होने वाली है। आलोक बताइए, क्या क्या महंगा होने वाला है और क्यों? देखिए, 1 सितंबर से कुछ चीज़ों के दरों में बदलाव हुआ है और खासतौर से बात करें तो जो सबसे पहला है एलपीजी सिलेंडर जो कमर्शियल होता है उसमें लगभग 100 रुपये की कटौती हुई है। जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि जो रेगुलेटर है उसने कमीशन 35% से घटाकर 20% कर दिया है जनरल इंश्योरेंस को लेकर। खासतौर से मोटर और हाउस अगर इंश्योरेंस होते हैं तो ऐसे में जो बीमा प्रीमियम है उसमें कमी आ सकती है। इसके अलावा अगर बात करें महंगे होने के बाद तो जो टोल टैक्स है वो महंगा हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 10 पैसे
से लेकर 55 पैसे प्रति किलोमीटर में बदलाव किया गया है हल्के वाहन से लेकर कमर्शियल वाहनों के बीच में। तो यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो एनपीएस खोलने के जो नियम है वहाँ पर भी कमीशन के में बदलाव किया गया है। वहाँ पर 10 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का कमीशन चार्ज अब पीओपी यानी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सस्ती भी हुई हैं, आम आदमी के जेब पर बोझ भी बढ़ा है और राहत भी मिली है। और आखिरी बात, पंजाब में आज से जो फ्री बिजली मिलनी है वो शुरू हो जाएगी, जैसा कि वहाँ की सरकार ने वादा किया था। ओके, चलिए, तो ये है तमाम डिटेल्स जो आलोक ने भी आपको बताई। 1 सितंबर से क्या क्या बदला है, क्या क्या चीज़ें महंगी होंगी, जिसमें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर तो 100 रुपये तक सस्ते हुए हैं। जनरल इंश्योरेंस एजेंटों का जो कमीशन है वो घटा है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना ये महंगा होगा क्योंकि सर्किल रेट स्पेशली गाजियाबाद जैसे रीजन में 2% से बढ़ाकर 4% किया गया है। शुक्रिया आलोक के तमाम डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। और इस हफ्ते मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और आंध्रा टी शेयर्स के मेहुल कोठारी के बीच मुकाबला हो रहा है। जो बदलाव किए गए हैं पोर्टफोलियो में वो पहले सबसे पहले आपके सामने ले आते हैं। अमित ने एक ट्रेड ऐड किया है इंडिगो का। इनकी ओर से खरीदारी की सलाह है 2030 के लेवल्स पर, टारगेट 2150 का इन्होंने रेकमेंड किया है। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 1980 रुपए का। तो ये एक एडिशन है अमित सेठ के पोर्टफोलियो में। अब फटाफट से अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। हालांकि हमने देखा था शुरुआत से ही अमित सेठ ने बढ़त बनाई हुई थी और उसके बाद पिछले हफ्ते तक की अगर इस हफ्ते के मंगलवार तक के रिटर्न्स की स्थिति देखें तो बराबरी का मुकाबला प्रशांत सावंत और अमित सेठ में हो रहा था। फिलहाल बढ़त अमित सेठ की है 15.5% के रिटर्न के साथ, 13.5% के रिटर्न प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो दे रहा है और मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो 5.5% के रिटर्न लैंड कर रहा है। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए नो योर कंपनी में आज बातचीत होगी किम्स हॉस्पिटल्स के सीएफओ विकास महेश्वरी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।